नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं आधुनिक काल के भाग 4 में, जिसमें हम आधुनिक काल की अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। जो आधुनिक काल की अवधारणाएं हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और अपने इस आधुनिक काल की जो अवधारणाएं हैं उससे अवगत हों और उसकी जानकारी प्राप्त करें। यह वीडियो सभी के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता का हृदय कब हुआ, उदय कब हुआ, आधुनिक काल की अवधारणाएं। तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता का उदय कब हुआ, इस सवाल के जवाब इससे जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है कि हमारी आधुनिकता संबंधित समझदारी क्या है, आधुनिकता के मायने हमारे लिए क्या है। आधुनिकता के बारे में आम जनों की प्रचलित समझदारी कुछ ऐसी रही है कि आधुनिकता का अर्थ मध्यकालीनता से मुक्ति है। मध्ययुगीनता से मुक्ति का तात्पर्य मोटे तौर पर श्रद्धा, आस्था और विश्वास की जगह क्रमशः तर्क, वितर्क, विवेक और विचार की स्थापना है। चूँकि आधुनिकता का उपयोग एक बड़े कालखंड का वर्णन करने के लिए होता है, अतः आधुनिकता को उसके कालगत संदर्भ में ही देखना चाहिए। आधुनिकता के जिस रूप की प्रचलित अर्थों में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में चर्चा होती है, वह वस्तुतः एक यूरोपीय अवधारणा है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाली आधुनिकता का अंग्रेजी पर्याप्त मॉडर्निटी है। तो क्या है इस बिंदु में कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता का उदय कब हुआ, इस सवाल के जवाब में इससे जुड़ा हुआ है कि हमारी आधुनिकता संबंधित समझदारी क्या है, आधुनिकता के मायने हमारे लिए क्या हैं, और आधुनिकता के बारे में आम जनों की प्रचलित समझदारी कुछ ऐसी रही होगी कि आधुनिकता का अर्थ मध्यकालीनता से मुक्ति है। मध्यकालीनता से मुक्ति का तात्पर्य मोटे तौर पर श्रद्धा, आस्था और विश्वास की जगह क्रमशः तर्क, विवेक और विचार की स्थापना है। चूँकि आधुनिकता का उपयोग एक बड़े कालखंड का वर्णन करने के लिए होता है, अतः आधुनिकता को उसके कालगत संदर्भ में ही देखना चाहिए। आधुनिकता के जिस रूप की प्रचलित अर्थों में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में चर्चा होती है, वह वस्तुतः एक यूरोपीय अवधारणा है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाली आधुनिकता का अंग्रेजी पर्याप्त मॉडर्निटी है। तो अब हम और इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता के उदय पर बात करने से पूर्व यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आधुनिकता कोरी साहित्य अवधारणा नहीं है। यह अन्य ज्ञानानुशासनों से होती हुई साहित्य में आई है और उसका एक अनिवार्य कालगत संदर्भ रहा है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का उदय भारतेंदु युग से माना जाता है। सवाल उठता है क्यों? तो क्या भारतेंदु युग से पहले हिंदी साहित्य के इतिहास की आधुनिकता की झलक नहीं दिखती? यदि नहीं तो उसके क्या कारण रहे? भारतेंदु युग में ऐसा क्या होता है जिससे हिंदी साहित्य में आधुनिकता का उदय जाने लगता है? इसका मुख्य कारण भारतेंदु युग की रचनाओं की अंतर्वस्तु पारंपरिकता पारंपरिकता और भाषा आधुनिकता है। भारतेंदु मंडल के रचनाओं की इस चेतना का गहरा संबंध उस दौरे के हिंदी पत्रिकाओं के पैसों से है। कहना न होगा कि पत्रकारिता के पैसे से जुड़े रहने के कारण यह अंग्रेजी राज की प्रगतिशीलता के आवरण में छिपे भारत के स्थिर विकास और आर्थिक दोहन के मध्य अटूट संबंध को समझने में सफल हो सके। तो इसमें जो है, इसका मुख्य कारण भारतेंदु युग की रचनाओं की अंतर्वस्तु परंपरागता और भाषा आधुनिकता है। भारतेंदु मंडल के रचनाओं की इस चेतना का गहरा संबंध उस दौरे के हिंदी पत्रिकाओं के
से है। कहना न होगा कि पत्रिकाओं के पैसों से जुड़े रहने के कारण यह अंग्रेजी राज की प्रगतिशीलता के आवरण में छिपे रहे और भारत के स्थिर विकास और आर्थिक दोहन के मध्य अटूट संबंध को समझने में सफल हो सके। तो इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार आप देख लेना, यह आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस पर गहन अध्ययन करना तो यह आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। आधुनिकता के भौतिक आधारों से तात्पर्य एक ओर तो मुद्रण यंत्र और यातायात के समुन्नत साधनों के निर्माण और प्रचालन से है, तो दूसरी ओर पूंजीवाद की विकसित अवस्था से है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम आधुनिकता के इन्हीं भौतिक आधारों में से एक की पहचान करते हुए इस बात को रेखांकित किया है कि साहित्य में आधुनिकता का वाहक प्रेस होता है और उसके प्रचार के वाहक यातायात के समुन्नत साधन होते हैं। प्रेस आधुनिकता के प्रचार प्रसार के लिए इतना महत्वपूर्ण है, उतना ही मध्यकालीनता के प्रचार प्रसार के लिए भी। उदाहरण के लिए छपाई के प्रारंभ होने से न केवल आधुनिकता ज्ञान का अपितु पारंपरिक महाकाव्य पुराणों, संतों की जीवनियों और अन्य धार्मिक साहित्यों का भी प्रसार हुआ, जिससे संप्रेषण की क्रांति का श्री गणेश हो चुका था। संप्रेषण की क्रांति का श्री गणेश होने का संबंध तकनीक से है, जबकि संप्रेषण की अंतर वस्तु का संबंध उससे जुड़ी ऐतिहासिक चेतना से है। तो यह भी आपको 2-3 बार देख लेना है तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो आधुनिकता के भौतिक आधार हमने इस पर चर्चा की है। ठीक है, तो क्या क्या है आधुनिकता के भौतिक आधारों से तात्पर्य एक और तो मुद्रण यंत्र और यातायात के समुन्नत साधनों के निर्माण और प्रचलन से है, तो दूसरी ओर पूंजीवाद की विकसित अवस्था से है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम आधुनिकता के इन्हीं भौतिक आधारों में से एक ही पहचान करते हुए इस बात को रेखांकित किया है कि साहित्य में आधुनिकता का वाहक प्रेस होता है और उसके प्रचार के वाहक यातायात के समुन्नत साधन होते हैं। प्रेस आधुनिकता के प्रचार प्रसार के लिए इतना महत्वपूर्ण है उतना ही मध्यकालीनता के प्रचार प्रसार के लिए भी। उदाहरण के लिए छपाई के प्रारंभ होने से न केवल आधुनिक ज्ञान का अपितु पारंपरिक महाकाव्य पुराणों, संतों की जीवनियों और अन्य धार्मिक साहित्यों का भी प्रसार हुआ, जिससे संप्रेषण की क्रांति का श्री गणेश हो चुका था। संप्रेषण की क्रांति का श्री गणेश होने का संबंध तकनीक से है, जबकि संप्रेषण की अंतर्वस्तु का संबंध उससे जुड़ी ऐतिहासिक चेतना से है। अब हम साहित्य में आधुनिकता के मूल सरोकार का वर्णन करेंगे। तो भारतेंदु देशोन्नति के लिए जिन 5 बातों पर बल देते हैं उनका संबंध देशोन्नति और स्वतत्व के निर्माण से है। ये 5 बातें हैं: निज भाषा की उन्नति, कला शिक्षा का प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय चेतना और समकालीन परिस्थितियों के प्रति आम जन के यथार्थ चेतना का उदय तथा जातीय एकता। यदि इन 5 बातों की उद्देश्य परक को ध्यान में रखें तो कहना न होगा कि इन बातों के माध्यम से भारतेंदु औपनिवेशिक नीतियों के समक्ष भारत की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना चाह रहे थे। आज पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, तो इसमें भारतेंदु और भारतेंदु युगीन पत्रकारिता की ऐतिहासिक भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आधुनिकता की चेतना का प्रखर रूप भारतेंदु के यहाँ देखने को मिलता है। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को दिशा प्रदान करते हुए जिस कार्यसूची को प्राथमिकता दी थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसी कार्यसूची को आगे बढ़ाने का काम किया। भारतेंदु यदि अपने युग की धुरी थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी हिंदी साहित्य में वही केंद्रीयता हासिल की थी। द्विवेदी जी अपनी भाषा विषयक मान्यताओं से इतर संपत्ति शास्त्र के विवेचन के कारण
हिंदी साहित्य में अन्यतम है। आर्थिक शोषण की उस प्रक्रिया को तथ्यों और आंकड़ों के आलोक में सामने लाने का महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। यानी आर्थिक शोषण की उस प्रक्रिया को तथ्यों और आंकड़ों के आलोक में सामने लाने का काम जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। द्विवेदी जी के यहाँ समकालीनता एक प्रधान प्रवृत्ति है जिसका संबंध राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को दिशा प्रदान करते हुए जिस कार्य सूची को प्राथमिकता दी थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसी कार्य सूची को आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को दिशा प्रदान करते हुए जिस कार्य सूची को प्राथमिकता दी थी, उस कार्य सूची को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया वो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। भारतेंदु यदि अपने युग की धुरी थे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी हिंदी साहित्य में वही केंद्रीयता हासिल की थी। द्विवेदी जी अपनी भाषा विषयक मान्यताओं से इतर संपत्ति शास्त्र के विवेचन के कारण हिंदी साहित्य में जो है अन्यतम हैं। आर्थिक शोषण की उस प्रक्रिया को तथ्यों और आंकड़ों के आलोक में सामने लाने का काम हुआ है और जिसको स्पष्ट रूप से डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में दिखाया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का उद्देश्य उस मुक्ति की मानसिकता का निर्माण करना था जिसे हम आधुनिकता कहते हैं। तो यह सारे बिंदु आपको याद रखने हैं दोस्तों, सारी जानकारियाँ आपको याद रखनी है। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आपको हमारी सारी वीडियो पसंद आ रही होंगी और आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ नहीं आ रहा तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम और अच्छे से अभ्यास करेंगे वीडियो बनाने का। और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ दोस्तों हमारे चैनल को साझा करें और हमारे चैनल को शेयर करें दोस्तों। वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मुझे आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।